अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ेंगे रेडिएशन डिटेक्टर। तो इसमें सबसे पहले विल्सन क्लाउड चैम्बर है। ये वो डिवाइस है जो आपको विजिबल आयनाइजिंग जो पार्टिकल्स हैं उनका पाथ विजिबल करके दिखा देती है, विजिबली शो कर देती है, और उनके पाथ की शेप और लेंथ और थिकनेस से आप उस पार्टिकल की जो आयनाइजेशन पावर है, पेनिट्रेटिंग पावर है, और उसके बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल वो ये है कि सुपर सैचुरेटेड जो वेपर्स हैं वो कंडेंस होते हैं, जो उनके सराउंडिंग में आयंस प्रोड्यूस होते हैं उनके ऊपर, और लिक्विड शेप लेते हैं, जैसे फॉग टाइप एक चीज़ होती है। तो जितने ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे ये डिपेंड करता है कि जो पार्टिकल आपने इंटर किया है इसके अंदर जिसकी आयनाइजेशन पावर है कितनी, उस पर डिपेंड करता है। उतने आयंस, जितने ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे उतना ज़्यादा जो सुपर सैचुरेटेड वेपर्स जो हैं वो कंडेंस होंगे उनके ऊपर लिक्विड शेप के अंदर। तो उसी तरह का फिर पाथ जो है ना वो शो हो जाएगा। असल में वो जो पाथ होगा पार्टिकल का जब वो किसी एटम को आयनाइज करेगा तो वहाँ पर ये चीज़ जो है ना वो विजिबल हो जाएगी। तो वो एक तरह से उस पार्टिकल का जो पाथ है वो बताएगा कि पार्टिकल जो है ना वो इस चार्ज, मास और एनर्जी के साथ आया था। तो कंस्ट्रक्शन जो है इसमें देखें, एक सिलेंड्रिकल चैम्बर है जिसके निचली साइड पे एक हमने मूवेबल पिस्टन लगाया है यहाँ पे, और उससे ऊपर देखें ग्लास विंडो है सारी। एक तरफ से लाइट इंटर होने का रास्ता है, इस तरफ से रेडिएशन इंटर होने का रास्ता है। उसके अंदर जो एयर है उसको हमने सैचुरेटेड करने के लिए वेपर से तो हमने क्या किया है, एक ब्लैक फेल्ट पैड जो कि अल्कोहल के अंदर सॉक्ट किया हुआ था, इन्हें डुबोया हुआ था उसके अंदर, तो वो यहाँ हमने रख दिया इस मेटेलिक प्लेट के ऊपर, पिस्टन की प्लेट के ऊपर। तो इससे जो अल्कोहल के वेपर्स हैं वो एयर के अंदर दाखिल होंगे और एयर जल्दी जो है ना वो सैचुरेटेड हो जाएगी। उसके बाद ऊपर देखें कैमरा लगाया और साथ लाइट है ताकि हम पिक्चर ले सकें जो पाथ बने जब एक यानी कि अल्फ़ा बीटा या गामा में से कोई इंटर हो। तो अब ये अगला काम ये करना है कि ये पिस्टन जो है ना वो आपने सडनली मूव करवाना है क्विकली, जिससे गैस यानी एयर जो है एक्सपेंड हो जाएगी और ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, कूल डाउन हो जाएगी, और जो सैचुरेटेड वेपर्स हैं उसके अंदर चैम्बर के अंदर वो सुपर सैचुरेटेड हो जाएंगे। मतलब वो ज़्यादा लिक्विड कंटेन करेंगे, जितना उनकी एबिलिटी उससे ज़्यादा वो कंटेन कर सकेंगे सुपर सैचुरेटेड कंडीशन के अंदर। तो सुपर सैचुरेटेड जो वेपर्स हैं वो कंडेंस होते हैं टीनी ड्रॉप्स के अंदर उन आयंस के ऊपर जो कि एक पार्टिकल आके प्रोड्यूस करता है। तो वो जो वो एक छोटे फॉग की तरह जो है ना वो दिखाई देते हैं। ऊपर से जो कैमरा लगा हुआ उससे आप वो पिक्चर ले सकते हैं। जब आयनाइजेशन एक पार्टिकल इंटर होने के बाद परफॉर्म कर देगा उसका जो पाथ बनेगा फॉग की शक्ल का वो विजिबल होगा, और उससे आप जो है ना वो आयनाइजेशन पार्टिकल की जो स्ट्रेंथ है, मास है, चार्ज, उसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से अब चार्ज पार्टिकल अगर इंटर होगा तो अंदर जो जैसे ही वो इंटर होगा एयर है, एयर के पार्टिकल्स को यानी एटम्स को आयनाइज करेगा, तो वहाँ पर सुपर सैचुरेटेड वेपर्स हैं वो वेपर्स फ़ौरन कंडेंस होंगे लिक्विड शेप में टीनी ड्रॉप्स के अंदर, और वो वेपर्स की शक्ल लेंगे, उनके ऊपर आयंस के ऊपर कंडेंस होंगे। जैसे जैसे यहाँ पर पार्टिकल आयनाइजेशन करेगा वहाँ वहाँ ये चीज़ आपको दिखाई देगी। उसके बाद फिर ये है कि जब आपने पिक्चर ले ली उसके बाद अगला पार्टिकल इंटर करना है। अगला पार्टिकल इंटर करने से पहले जो अनवांटेड आयंस प्रोड्यूस हो गए इस एयर के अंदर, मीडियम के अंदर, उसको रिमूव करने के लिए हम ये देखें टॉप जो है उसकी चैम्बर की और नीचे से बॉटम जो मूवेबल पिस्टन उसके कनेक्ट कर दिया उस मेटेलिक है वो हमने 1 किलो वोल्ट जो है ना यहाँ पे अप्लाई किया, जो कि अनवांटेड जो आयंस होंगे यहाँ पर जो चैम्बर के अंदर प्रोड्यूस हुए थे एक पार्टिकल के आने की वजह से, उसकी आयनाइजेशन करने की वजह से उनको यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। तो फिर नेक्स्ट पार्टिकल को इंटर करवाया जाता है। इस तरह उसका भी पाथ बनेगा, उसका पिक्चर लेंगे तो उसके भी आप नेचर को डिस्क्राइब करेंगे। अब अल्फ़ा पार्टिकल क्या करते हैं, वो स्ट्रेट चलते हैं, यानी उनका जो पाथ बनता है वो बिल्कुल थिक और स्ट्रेट और कॉन्टीन्यूस बनता है। इससे 3 बातें समझ आती हैं। थिक मतलब वो हेल्दी हैं, स्ट्रेट वो डाइवर्ज नहीं होते, कॉन्टीन्यूस है वो कॉन्टीन्यूसली आयनाइजेशन करते हैं, यानी उनकी आयनाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा है, वो जब तक मूव करते हैं तब तक आयनाइजेशन करते हैं। बीटा पार्टिकल का देखें ज़रा आप, जिग जैग और एररेटिक पाथ है, तो इससे 3 बातें वही सामने आती हैं। डिसकॉन्टीन्यूस भी है,
तो मतलब बीटा पार्टिकल डिसकंटिन्यूस है क्योंकि आयनाइजेशन पावर यानी कम है एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा, कभी करते कभी नहीं करते। और जिग जैग का मतलब जो डिफ्लेक्शन उसके बाद अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे। और डिसकंटिन्यूस मतलब कि कॉन्टीन्यूसली आयनाइजेशन नहीं करेंगे वो। और पाथ जो है ना वेरी थिन है, बिल्कुल थिन मतलब बारीक है, तो इसका मतलब उनका चार्ज मास बहुत कम है। उसके बाद तीसरे हैं गैमा रेज। तो गैमा रेज का कोई डेफिनेट ट्रैक नहीं होता उनका, तो उनकी जो भी शेप बनती है उसके पाथ उसकी लेंथ की जो है ना प्रोपोर्शनल होती है उनकी जो पार्टिकल की एनर्जी होती है, तो कोई डेफिनेट शेप नहीं है जैसे अल्फ़ा या बीटा का। तो ये इन पाथ से जो है ना आप रेडिएशन जो है ना वो डिटेक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके उस चार्ज पार्टिकल का आप जो है ना वो मास भी और चार्ज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो गीगर मुलर काउंटर है। ये रेडिएशन डिटेक्टर के तौर पे यूजुअली यूज़ किया जाता है। डिस्चार्ज ट्यूब है, ये भी आयनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं पार्टिकल्स जब एंटर होते हैं, और जो गैस फिल की होती है उसको आयनाइज करते हैं, तो हमें एक्सटर्नल सर्किट में करंट जो फ्लो करता है उस वजह से उस पल्स से हमें पता चलता है कि रेडिएशन जो है ना वो इंटर हुई है। यहाँ पर क्या है कि ट्यूब के अंदर आप सूटेबल मिक्सचर होता है गैसेस का, उसको 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर इंटर किया जाता है, और 3 मीटर का शीट लगी होती है विंडो जिससे अल्फ़ा पार्टिकल बीटा पार्टिकल इंटर होते हैं। और बाकी दूसरे एंड पे एक नॉन कनेक्टिव मटेरियल, और फिर आगे कनेक्टिंग पिन्स होती हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। हाई पोटेंशियल जो कि 400 वोल्ट का होगा नियॉन ब्रोमीन फिल्ड ट्यूब के अंदर, तो स्पेशली वो यूज़ की गई है यहाँ पे। और दूसरा ये है कि स्लाइटली जो लेस देन नेसेसरी प्रोड्यूस चार्ज होगी इसके अंदर जो गैस है उसको मेंटेन रखा जाएगा इलेक्ट्रोड के दरमियान, यानी उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा ना हो, इस बात का ख्याल रखा जाता है। और ये देखेंगे इसका स्ट्रक्चर है, ये अब बीच में आपने गैस फिल की हुई है, वही जैसे यहाँ पर बताया गया कि नियॉन ब्रोमीन गैस। बीच वाली जो वायर है वो एनोड के तौर पे काम करेगी, और ऊपर देखें एक आउटर वाल के साथ एक इलेक्ट्रोड है जिसे कैथोड कहते हैं, नीचे भी है यहाँ पर। इनके दरमियान 400 का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब जैसे रेडिएशन इंटर होंगी वो यहाँ पर मौजूद गैस को आयनाइज करेंगी तो डेफिनेटली फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे और पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन रैपिडली मूव करेंगे बीच वाली मिड वाली एनोड की तरफ, और जब वो एनोड की तरफ आएंगे तो मज़ीद आयनाइजेशन करेंगे वो इलेक्ट्रॉन, और एक कैस्केड यानी ग्रुप पड़ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, और वो सारा इलेक्ट्रॉन जो ना आके एनोड के ऊपर जब अब्जॉर्ब होंगे एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो करेगा, और जो पल्स मिलेगा उससे हम 1 कंसिडर करेंगे, यानी रेडिएशन काउंटर जो है ना वो रेडिएशन एक इंटर हो चुकी है, इससे ये पता चलेगा। और लेकिन ये जो नेगेटिव आयंस हैं यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एनोड तक बहुत जल्दी पहुंचते हैं, माइक्रो सेकेंड के अंदर 10⁻⁻⁴ सेकेंड के अंदर। लेकिन जो बाकी ये जो पॉजिटिव आयंस से जो एटम्स हैं जो मतलब जिन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया वो पॉजिटिव आयंस है, वो पॉजिटिव आयन ऊपर कैथोड की तरफ जाएंगे, वो कैथोड की तरफ पहुँचते एज़ कम्पेयर टू फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइम लगाते हैं, 10⁻⁴ 100 टाइम्स का डिफरेंस है। तो जिस वजह से इस दौरान अगर कोई रेडिएशन इंटर होती है उसकी काउंटिंग नहीं हो पाएगी, ये इसका डेड टाइम है, यानी ये इसका ड्रॉबैक कह लें कि गीगर काउंटर जो है ना उस टाइम के दौरान इंटर होने वाली रेडिएशन को डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। तो जो अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम भी है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम यहाँ पर इसकी कॉन्चिंग करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जो पॉजिटिव आयन है वो हेल्दी होते हैं, जब पूरा एटम ही होगा वो, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, तो डेफिनेटली वो पूरा पॉजिटिव आयन जाके जब कैथोड पे हिट करेगा तो कैथोड पे जाके हिट करेगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन कुछ इमिट होते हैं, यानी कैथोड के बाद होते ही मेजॉरिटी में नेगेटिव चार्ज है, यानी नेगेटिवली चार्ज होता है कैथोड, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होंगे उनके पास। तो जब पॉजिटिव आयन जाके हिट करेगा लार्ज मास के साथ तो फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन कुछ इमिट हो जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो है ना आकर एनोड के ऊपर अब्जॉर्ब होते हैं और एक्स्ट्रा रीडिंग दे देते हैं, हालांकि वो रेडिएशन की आयनाइजेशन से नहीं प्रोड्यूस हुए। तो ये जो एक्स्ट्रा रीडिंग आ रही है इसको मतलब बैलेंस करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम इसकी कॉन्चिंग करते हैं। तो कॉन्चिंग इफेक्ट जो है वो कैसे प्रोड्यूस किया जाता है कि वो जो ग्रुप था कैस्केड इलेक्ट्रॉन का वो तो जल्दी से पहुंच जाएगा एनोड की तरफ और उसे सिंगल पल्स मिलेगा, और हम उसको यानी पल्स की जो एनर्जी होगी जो भी साइज होगा उसको वट एवर हम 1 कंसिडर करेंगे, और वो
लेस देन 1 माइक्रोसेकेंड जो है ना वो पूरा कर लेता है, यानी नेगेटिवली जो चार्ज पार्टिकल वो नोड पे आ जाते हैं। लेकिन जो पॉजिटिव है वो मैसिव होते हैं, पॉजिटिव आयन एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो वो इसलिए 10⁻⁻⁴ सेकेंड लेते हैं कैथोड तक पहुंचने के, और इसे ही हम डेड टाइम का नाम देते हैं। इससे फर्दर आने वाली जो पार्टिकल्स हैं उनको काउंट नहीं किया जा सकता। तो पॉजिटिव आयन जाके कैथोड पे स्ट्राइक करते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाते हैं, उन्हें सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स कहा गया, और उस सरफेस से तो वो इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब करते हैं हमारी काउंटिंग को। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम स्मॉल अमाउंट में एक गैस आप प्रिंसिपल गैस के साथ, यानी जो भी गैस यूज़ की जा रही है उसके अंदर, उसके साथ एक कॉन्चिंग गैस के नाम से जो है एक आप ऐड कर देते हैं। इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अब कॉन्चिंग गैस जो आपने ऐड करनी है उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो कम होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू प्रिंसिपल गैस, यानी जो आपने इनर्ट गैस यूज़ की थी। तो वो जो आइंस होंगे कॉन्चिंग गैस के वो कैथोड की तरफ जाएंगे बिफोर प्रिंसिपल गैस, क्योंकि वो लाइट होंगे साइज़ में, पहले आयनाइजेशन हो जाएगी उनकी जल्दी और वो जल्दी पहुंचेंगे, और जाके वो कैथोड पे जाके जो है ना वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेंगे और न्यूट्रल जो है ना वो मॉलिक्यूल बन जाएंगे, जिससे ब्रोमीन जो गैस होगी, यानी यहाँ पर जैसे बताया गया ब्रोमीन गैस को आप ऐड करते हैं नियोन के साथ, यानी ब्रोमीन जो है ना कॉन्चिंग गैस है और नियोन प्रिंसिपल गैस है। ब्रोमीन मॉलिक्यूल जो है ना एनर्जी ऑब्जॉर्ब करते हैं, जो आइंस प्रोड्यूस होते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन से, तो फिर इसको डिसोसिएट करते हैं ब्रोमीन एटम, वापस इलेक्ट्रॉन ऑब्जॉर्ब करने के बाद एटम बन जाता है और वो रिकम्बाइन हो जाता है मॉलिक्यूल के अंदर, और नेक्स्ट पल्स के लिए वो रेडी हो जाता है। इसको गैस कॉन्चिंग कहते हैं। यानी कि वो जो नियोन था, नियोन जो है वो जाके कैथोड पे पहुंचा, और जब वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए कोलिजन की वजह से, वो नियोन ने अब्जॉर्ब कर लिए और नियोन वापस मॉलिक्यूल बना, और फर्दर आने वाली जो रेडिएशन है उनके लिए वो रेडी था। तो इस तरह कॉन्चिंग जो है ना डन की जाती है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्चिंग भी होती है कि कमर्शियल जो गीगर ट्यूब्स हैं उनके अंदर ये होता है कि कॉमनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्चिंग की जाती है। उसके लिए क्या किया जाता है, जैसे ही आपको यानी कि एनोड पर इलेक्ट्रॉन रिसीव हो जाते हैं, जो कि एक पार्टिकल ने आके आयनाइजेशन की है, उससे रिजल्ट में जो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं वो जब आपको एनोड पे रिसीव हो जाएंगे, यानी पल्स मिल जाएगा, उसी के फ़ौरन बाद इमीडिएटली आप एक हाई वोल्टेज जो है ना वो कैथोड के ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज जो है ना वो प्रोवाइड कर देंगे, और जिसकी वजह से जो पॉजिटिव आयन जाकर जब हिट करेंगे वहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन फिर इजेक्ट नहीं होगा। इस चीज़ को इस तरह से रोका जाता है, इन पोलैरिटी रिवर्स कर देते हैं इमीडिएटली। जैसे ही आपको पल्स मिलेगा, यानी इलेक्ट्रॉन आके अब्जॉर्ब होंगे एनोड पे, उसी दौरान आपने ऊपर जो कैथोड था उसके ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल बना देना है। तो वो जो पॉजिटिव आयन जाके उसको हिट कर रहे होंगे, उससे इलेक्ट्रॉन फिर वहाँ से इमिट नहीं होंगे और वो आके एक्स्ट्रा रीडिंग नहीं देंगे। तो यहाँ पर एक ड्रॉबैक है कि इसका डेड टाइम है, जिसके अंदर अगर कोई जो कि मोर देन मिली सेकेंड है, तो डेफिनेटली वहाँ पर जो रेडिएशन इंटर होंगी तो वो ये गीगर काउंटर उनको काउंट नहीं कर पाएगा। तो ये इसके यूजेस हैं यहाँ पर। इसकी मदद से आप रेंज और पेनिट्रेशन भी जो है आयनाइजेशन पार्टिकल की ये मालूम कर सकते हैं, और इसका जो काउंट रेट है वो यानी कि मेटल प्लेट्स आप अगर बीच में रख देंगे डिफरेंट थिकनेस की, तो इससे हमें पता चल सकेगा जो सोर्स से पार्टिकल्स आ रहे हैं उनकी पेनिट्रेशन पावर कितनी है, और उनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो आप यहाँ से मेजर कर सकते हैं। और इसके अलावा इसका स्मॉल साइज़ है और लो वोल्टेज पे ऑपरेट होती है एज़ कम्पेयर टू विल्सन क्लाउड, वो 1 किलो वोल्ट पे था, ये 400 वोल्ट पे है। इसके अलावा ये डिटेक्टर जो है ना अल्फा बीटा और स्पेशली डिज़ाइन जो होता है वो गामा रेज़ के लिए किया जाता है। अब लास्टली जो है ना तीसरा डिटेक्टर वो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। देखिए आपने 18 चैप्टर में पी एन जंक्शन पढ़ा था, तो उसमें जो डिप्लेशन रीजन बढ़ता है पी और एन टाइप्स के दरमियान, जो चार्ज फ्री रीजन जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा था फोटोडायोड के अंदर भी लाइट फॉल करी, तो फ्री इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर जनरेट होता था। एक्सटर्नली रिवर्स बायस जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो उनको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाती, एक्सटर्नल फील्ड में मूव करते हैं वो चार्ज, तो इससे इलेक्ट्रिक पल्स मिलता है जिससे आप विजिबल और इनविजिबल लाइट को जो है डिटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या किया गया, स्पेशली एक पी एन जंक्शन बनाया गया है जिसके अंदर देखें एक डिप्लेशन रीजन की एक तो विड्थ बहुत ज़्यादा रखी गई, यानी एक्सटर्नली जो
रिवर्स बायस किया गया और रिवर्स बायस का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा रखा गया है ताकि चार्ज फ्री रीजन जो है वो ज़्यादा बने, मतलब डिप्लेशन रीजन की जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है। तो फिर रेडिएशन को जब अलाउ किया जाता है डिप्लेशन रीजन के अंदर इंटर होती हैं तो होल इलेक्ट्रॉन का पेयर जनरेट होता है, और इसकी वजह से एक्सटर्नली जो रिवर्स बायस है वो उसकी वजह से वो फ्री इलेक्ट्रॉन होल जो है वो एक्सटर्नल सर्किट में मूव करते हैं, और जो सिग्नल मिलता है उसको रेजिस्टेंस आर में से गुजरने के बाद उसको एम्पलीफाई किया जाता है और उसको मेजर करते हैं। ये स्केलर एक तरह पावर आप मेजर करें, उसको स्केलर ही क्वान्टिटी उसको आपने जस्ट काउंट करना है, मेजर करना है। तो इसमें अब ये है कि ये जो एन टाइप और पी टाइप की जो एंडिंग पॉइंट है यहाँ पर देखें, इनको थोड़ा हम कूल डाउन करते हैं, यहाँ पे थिन लेयर चढ़ा देते हैं गोल्ड की, यानी जो कनेक्शन है वो गोल्ड लेयर के साथ किया गया है ताकि एक्सटर्नल सर्किट के साथ जो कंडक्टिंग है वो बहुत अच्छी हो सके। और जो थिकनेस है एन टाइप और पी टाइप, एन टाइप और गोल्ड लेयर की, वो इस तरह से बनाई गई है कि जो एनर्जी है वो बहुत कम अब्जॉर्ब हो इंसिडेंट पार्टिकल की यहाँ पे। और जंक्शन जो है ना, इस जंक्शन को स्पेशली हम नाम देते हैं कि ये सरफेस बैरियर टाइप डिटेक्टर है, मतलब ये जो सरफेस है उसके ऊपर भी यानी कि सिंपली चार्ज फ्री रीजन मौजूद होगा तो कोई भी पार्टिकल अल्फ़ा बीटा और गामा में से इंटर होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर जनरेट होगा, वो इस कंडक्टिंग गोल्ड थिन गोल्ड लेयर जो है ना कंडक्टिंग से उससे मूव पास करने के बाद एक्सटर्नल सर्किट में से गुजरेंगे और जो है ना उस सिग्नल को एम्पलीफाई करके आप उसको देखेंगे। अब यहाँ पर यह है कि जो इंसिडेंट पार्टिकल इंटर होते हैं जब एन साइड से तो अब्जॉर्ब होते हैं डिप्लेशन रीजन के अंदर और इलेक्ट्रॉन होल का पेयर जनरेट होता है, वो मोबाइल चार्जेस जो होते हैं वो मूव करते हैं अपने रिस्पेक्टिव साइड्स की तरफ। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक्सटर्नली अप्लाई की गई है तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं पॉजिटिव साइड की तरफ और होल मूव करते हैं नेगेटिव साइड की तरफ। तो इस तरह जो चार्ज मूव करते हैं और अपना पोटेंशियल ड्रॉप करते हैं जंक्शन के क्रॉस, और इलेक्ट्रिक करंट का जो पल्स है वो मेजर होता है तो उसकी मैग्नीट्यूड जो होती है वो आप मेजर करते हैं, वो प्रोपोर्शनल होती है इंसिडेंट पार्टिकल के एनर्जी के। तो यानी पार्टिकल अगर ज़्यादा एनर्जी के साथ आया तो ये जो इलेक्ट्रिक पल्स इलेक्ट्रिक करंट का जो पल्स आएगा वो ज़्यादा मैग्नीट्यूड का आएगा। तो इस तरह जो करंट पल्स है उसको एम्पलीफाई करके हम उसको रजिस्टर करते हैं, नोट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर है एक तरह से, ये वो स्केलर यूनिट होता है। तो पीएन जंक्शन जो होता है वो दोबारा रेडी हो जाता है अगला आने वाले पार्टिकल के लिए, यानी जैसे ये इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट में जाके मूव करते हैं और पल्स रिकॉर्ड करा देते हैं तो जंक्शन नेक्स्ट आने वाले पार्टिकल्स के लिए रेडी हो जाता है, फिर वो चार्ज फ्री रीजन बिल्कुल एज इट बन जाता है। तो इसमें यह है कि ये टाइम बहुत कम लेता है, तो और कम एनर्जी वाले जो इंसिडेंट पार्टिकल्स हैं उनकी प्रेजेंस को भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 3 to 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जो एनर्जी है वो चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन होल का पेयर जनरेट करवाने के लिए डिप्लेशन रीजन के अंदर। इससे कम एनर्जी वाले पार्टिकल भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो कलेक्टिव टाइम है इलेक्ट्रॉन और होल जो प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत कम टाइम लेते हैं एक्सटर्नल सर्किट में जाके काउंटर यानी काउंट करवाने की, वो टाइम बहुत कम लेते हैं। इससे बहुत स्मॉल टाइम के अंदर अंदर जो है ना वो दोबारा रेडी हो जाता है नए पार्टिकल्स के लिए। तो इसका साइज़ भी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर डिटेक्टर। लो वोल्टेज ऑपरेटेड है, 50 वोल्ट पे सिर्फ ऑपरेट कर सकता है। और इसके अलावा ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है अल्फ़ा बीटा पार्टिकल के लिए, जबकि स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है जो गामा रेज होती हैं उनके लिए। और एफिशिएंट ज़्यादा है, एक्यूरेट ज़्यादा है, क्योंकि इसमें कोई डेड टाइम वाला कॉन्सेप्ट नहीं है गिगर काउंटर की तरह। तो ये 3 डिटेक्टर थे, तो ये लॉन्ग में पूछे जाते हैं, तो ये डायग्राम भी बनानी एक्सप्लेन करना है, मैथमेटिक्स तो नहीं है, खाली हेडिंग के साथ आपने इसकी वर्किंग बतानी होगी। तो नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह न्यूक्लियर रिएक्शन की तरफ चलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।